Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are fine and in good health. Today we are going to teach you about comprehension writing. You know that it's very much important and it comes in paper at least of 10 marks on SSC level. So comprehension is very much important and we have to understand that how we can comprehend a paragraph and how can we write on the question answers from here. So there are a few tips. You can use them to develop your comprehension. So comprehension writing, there are some tips I am going to explain one by one. First of all, read regularly a few passages. First of all, I have to tell you that what is comprehension. Comprehension होता है किसी चीज़ को समझ, ठीक है, किसी चीज़ का समझना। यानी कि अगर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है या कोई एक ऐसे दिया हुआ है और आप वो पढ़ते हैं, या कोई भी एक टेक्स्ट दिया हुआ है, कोई भी एक चैप्टर दिया हुआ है और आप वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपसे उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे कि कोई बंदा आपको स्टोरी सुनाता है और स्टोरी के बाद पूछता है कि मैंने स्टोरी में बताओ क्या बताया था, तो आपको अगर वो समझ आई होगी तो आप उन सवालों के जवाब दे सकेंगे। अगर आपको वो समझ नहीं आई होगी तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सकेंगे। सो कंप्रीहेंशन से क्या हमें निचोड़ हमने निकाला कि वो बात को समझ के उसको आंसर करना। अब कोई भी पैराग्राफ है या कुछ है तो उसकी आपने कंप्रीहेंशन डेवलप करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे देखिए, अगर आप एक उर्दू ड्रामा देख लें और अगर आप उर्दू स्पीकर हैं या आप एक पंजाबी ड्रामा देखते हैं और साथ में आप एक अंग्रेज़ी ड्रामा या फिल्म देख लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप उर्दू स्पीकर हैं तो आपको जितनी अच्छी उर्दू ड्रामे की समझ आएगी उतनी अच्छी पंजाबी या जो क्या कहते हैं इंग्लिश की समझ नहीं आएगी। क्यों? उसकी क्या वजह थी? क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज के ऊपर आपको कमांड नहीं है, ठीक है, आपको उसके ऊपर मतलब आप मुकम्मल उनके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे या उनकी फ़्लो नहीं समझ पा रहे, उनकी फ्लुएंसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इशारों से, इन चीज़ों से या कुछ जो वर्ड्स आपको आते हैं, आपको कुछ आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि अगला बंदा क्या आपको कन्वे करना चाह रहा है, बट आपको सही वाला क्लियर नहीं होगा। तो कंप्रीहेंशन भी ऐसे ही है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से आखिर में से आपसे 2-4 क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे। अगर आपको उस ज़बान पर अबूर हासिल है या अगर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर देंगे, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और ये पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हमने अपनी कंप्रीहेंशन को डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे कि हम डेली कुछ पेजेस को स्टडी करेंगे। क्योंकि एक होता है कि रटा लगा लेना, यानी कि कुछ मुश्किल अल्फाज की मीनिंग आपने याद कर लिया, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी तो चले जी आपको कंप्रीहेंशन आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारी उसमें उर्दू में भी होते हैं कि हम कुछ इडियोमैटिक सेंटेंसेस बोल देते हैं, मुहावरे बोल देते हैं, कुछ ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो एक नए बंदे के लिए या न्यू लर्नर जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये क्या कह रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे दोस्त ने तो मुझे सांप की तरह डांस लिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेरा दोस्त थोड़ी देर के लिए सांप बन गया था और उसका ज़ुबान जो है वो उसमें डंक था और उसने मुझे डांस लिया। उसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त जो है वो क्या है, उसने मेरे से दुश्मनी पूरी कर ली है। तो ये क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेजेस हैं या लिटरल लैंग्वेजेस हैं या हर लैंग्वेज के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर हमने इन चीज़ों को सीखना है तो हमें क्या करना होगा, आप देखिए, आप अपने घर में भी देख लीजिए या अपने इर्द गिर्द में लोगों में देख लीजिए, जो लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं उनकी उर्दू और इंग्लिश जिस ज़बान की वो किताबें पढ़ रहे होंगे उस ज़बान पे उनको सही अबूर हासिल होना शुरू हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बोलना शुरू हो जाएंगे। रीज़न इज़ दैट कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है ये वर्ड यहाँ यूज़ हो सकता है और कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम मैं भी इसको कॉपी करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कंप्रीहेंशन डेवलप करने के लिए करनी है, एटलीस्ट आप 3 मंथ्स के लिए रेगुलरली कोई ना कोई पेजेस उठा के पढ़ लें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, चाहे कोई स्टोरी बुक्स पढ़ लें, चाहे कुछ भी, लेकिन आपने कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है। आप देखिएगा 3 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों की कितनी ज़्यादा अच्छी कंप्रीहेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ऐसी टिप्स पता चल जाएंगी, अच्छा ऐसे होता है। और फिर ज़रूरी बात है, जब आप पढ़ेंगे और कुछ स्टोरी पढ़ें या कुछ इस तरह की चीज़, आपको क्यूरियोसिटी भी पैदा हो जाएगी कि जैसे आ जाएगा कि यार इस लफ्ज़ का क्या मीनिंग था, ये मुझे पूरी बात क्लियर नहीं हो रही। तो आप वोकैबुलरी को टच करेंगे, आप डिक्शनरी को टच करेंगे, आप सीख लेंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली 2 चीज़ों पे कमांड आ जाएगी, एक तो फिगरेटिव और लिटरल लैंग्वेज भी आ जाएगी, उसके अलावा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो पहली टिप जो कंप्रीहेंशन डेवलपमेंट में काम
आएगी आपकी वो है कि आप डेली कुछ ना कुछ पेजेस इंग्लिश के पढ़ें, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, वी हैव नो टोटली कमांड ऑन इट। और सेकेंडली इन पाकिस्तान देयर इज़ नो प्रॉपर 100% राइट वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, कि हम इंग्लिश उस तरह से नहीं पढ़ा रहे कि उसे ज़बान समझ के पढ़ाएं, हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को वो डेवलपमेंट नहीं आती। जितना आप देखिए जैसे एक बच्चा ज़बान सीखता है तो वो ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है, और एक वक्त आता है कि वो भी उस जैसा ही बोलना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को लिसनिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही हमारे एनवायरनमेंट से। सेकंड चीज़ ये कि हम लोग जो है बोलते नहीं हैं, शायद फील करते हैं, सुन लिया पढ़ लिया किताबें बंद करके साइड पर रखती, तो हम बोलते नहीं हैं। जब हम बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इंग्लिश में हमारी कमांड अच्छी नहीं होगी। तो इन सारी जो फ्लॉस हैं, ये सारी जो कमियां हैं हमारी सोसाइटी की, उसको ओवरकम करने के लिए पहली टिप याद रखिएगा कि आपने कुछ ना कुछ पेजेस डेली ज़रूर पढ़ने हैं। सेकेंड आ जाए, बी वेयर ऑफ द ओपनिंग सेंटेंसेस ऑफ द पैसेजेस। जब भी कोई पैसेज लिखा जाता है, जब भी कोई पैराग्राफ लिखा जाता है, वो एक थीम के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक नज़रिए के ऊपर बात हो रही होती है, एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसके ऊपर उस पैसेज के अंदर बात हो रही होती है, ठीक है। तो आपने उस पैराग्राफ को रीड आउट करके उसका थीम, उसका निचोड़ निकालना है, ठीक है। और देखिए जब भी कोई राइटर जो है वो कुछ लिखता है ना, तो फर्स्ट सेंटेंस, जैसे आप कोई मूवी देख लें या ड्रामा देख लें, पहले एपिसोड में या पहले ही सीन के अंदर ऐसी एक चीज़ क्रिएट कर दी जाती है कि जो व्यूअर्स होते हैं या जो आपके हाज़रीन होते हैं, हाज़रीन महफिल होते हैं, ठीक है, या सुनने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका तजस्सुस बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सेम इन द वे जब एक पैसेज राइटर होता है, वो पहला सेंटेंस ऐसा लिखता है जिससे तमाम अपने रीडर्स की अटेंशन को अपनी तरफ मबजूल करवा लेता है, अपनी तरफ तवज्जो दिलवा लेता है उनको। तो आपने भी गेस करना है कि व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस इन द पैसेज। पैसेज के अंदर आपके पास टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। थर्ड चीज़ आपके पास आ जाती है, आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स ऑफ द इफ पॉसिबल, ठीक है। यानी कि देखें, आपके पास एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को अपने रीड आउट करना होता है, और उसके बाद आपने कुछ नीचे 3 4 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे जिनके आपने आंसर देने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉपी पेस्ट मटेरियल उठा लेते हैं, वहीं से 2 जुमले उठाए, नीचे उठा कर लिख दिए, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरा पैराग्राफ उठा कर लिख देते हैं, बट इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसको रिप्रोड्यूस करना है इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, अपने अल्फाज के साथ, अपने वर्ड्स के साथ आपने उसको कन्वर्ट करना है। यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू सेंटेंसेस, दे शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल नहीं होने चाहिए, ठीक है। दे शुड बी वेरी इजी एंड शॉर्ट, ठीक है। आपने उनको अपने अल्फाज में तरतीब देना है इफ़ पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद अगला देखिए कि आपके पास बल्कि इसी में एक और अच्छा, ये नीचे टॉपिक है, मैं इसको साथ ही क्लियर कर देती हूँ कि क्वेश्चंस आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके पास क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपल यस या नो में आता है, और एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का आंसर आपने थोड़ा डिटेल में देना होता है। तो वही बात, जिसका आपने लॉन्ग आंसर डिटेल में देना है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे अपने सेल्फ जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने, पॉइंट ऑफ व्यू वही रहना चाहिए, आंसर वही होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर आपने अल्फाज अपने सेल्फ जो हैं वो इंतखाब करना है उनका। उसके बाद अगला आ जाता है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव वर्ड्स। लिटरल कहते हैं अदबी, ठीक है, और फिगरेटिव होती है लैंग्वेज, जैसे कि आप शायर जो है ना अपनी टेक्स्ट को या अपनी पोइट्री को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनके टेक्स्ट को ज़रा खूबसूरत बना दें। यानी तंज़ो मज़ाह का इस्तेमाल कर लिया, तशबीह का इस्तेमाल कर लिया, इस्तारे का इस्तेमाल कर लिया, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर लिया। ये फिगरेटिव लैंग्वेजेस के ऊपर हमारी बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों तक हमने पहुँचा दी है। तो आप स्टूडेंट्स को भी जब वो पैराग्राफ रीड आउट करेंगे, कि मैंने पहले भी क्लियर किया था कि उनको पता होना चाहिए कि ये देखिए इसका लफ्ज़ी मतलब तो ये है, लेकिन टेक्सचुअल मीनिंग कुछ और है, तो उन्हें टेक्सचुअल मीनिंग के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करके जुमले को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है।
लिटरल मीनिंग को उन्हें पता होना चाहिए, फिगरेटिव लैंग्वेज को उन्हें पता होना चाहिए। जैसे एक बंदा आपसे कहता है कि मेरा चांद आया, तो अब चांद से मुराद यहाँ वो क्या ले रहा है, अपने बेटे को ले रहे हैं। क्यों? अब उसका बेटा चांद नहीं है, वो भी रोशनी दे देता है, रात को नहीं निकलता, लेकिन वजह क्या है, वो चांद की तरह खूबसूरत दिखाई देता है। सो यहाँ पे उसने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ कर ली। क्या यूज़ कर लिया उन्होंने कि जो है वो मेटाफर यूज़ कर लिया, ठीक है। इसी तरह लिटरल मीनिंग्स भी बाज़ औक़ात हमारे पास चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको तभी अंदाज़ा होगा, जो पहले टिप है वो सबसे जानदार टिप है कि आप उनको बार बार पढ़ें। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका वो माइंड में जो है वो ऑटोमेटिकली बैठना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसका ये मीनिंग बन सकता था, इसका ये मीनिंग बन सकता था। और हमारे यहाँ जो एक रिवाज होता है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाते होते हैं, तो वो उससे भी आपकी जो है आप कहते हैं यार इसका तो ये मीनिंग था, तो ये कैसे हो गया। लेकिन लिटरल मीनिंग्स जो है वो समथिंग डिफरेंट होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दिए, 2 तरह के होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है राइटिंग प्रेस, यानी अक्सर आपके पास जो एसएससी लेवल पे क्वेश्चन ये भी आता होता है कि आपके पे लिखा होता है समराइज कीजिए, ठीक है। समराइज कीजिए, तो समराइज करने के मतलब ये है कि आपने सबसे पहले उसके लिए समराइज के लिए अलहदा से कुछ 5 टिप्स हैं। सबसे पहले आपने जनरल अच्छा जी, राइटिंग प्रेसी में हमारे पास कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीम ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कि वही मैंने आपको बताया था कि हर पैसेज के अंदर एक थीम होता है, एक कुछ जनरल मीनिंग्स होते हैं, वो आपने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आप उस पैराग्राफ के अंदर जब वो ऑब्जर्व कर चुकेंगे तो उसे टॉपिक सेंटेंस बना दें। क्या बना दें उसको? टॉपिक सेंटेंस बना दें, ठीक है। यानी आपने सूटेबल उसको टाइटल दे देना, सूटेबल टाइटल दे दें। सबसे पहले आपने थीम ऑब्जर्व किया, दूसरे नंबर पे आपने उसे सूटेबल टाइटल दिया, तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जॉट डाउन करना है या अंडरलाइन करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जॉट डाउन का मतलब होता है कि आप जो है मुख्तसर करके उसे लिख लें, उसके ड्राफ्ट को कि उसमें क्या बताया गया है, या अंडरलाइन कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। और क्योंकि आपने जो पूरा पैराग्राफ है प्रेसी के अंदर या समरी के अंदर आपने पूरा नहीं लिखना होता, जस्ट उसके जिस्ट बताने होते हैं, यानी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने होते हैं, ठीक है। उसका निचोड़ बताना होता है कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ बताई गई है, ठीक है। और उसके बाद आपने ड्राफ्ट को 1 दफ़ा 2 दफ़ा पढ़ना है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन आंसर्स देने का भी कि आप 2 से 3 दफ़ा पैराग्राफ पढ़ें, ठीक है। जब आप पैराग्राफ या पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या बातें हैं। फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, उसका सूटेबल टाइटल दीजिए, ठीक है। और फिर उसको कुछ फ्यू लाइंस के अंदर लिख लीजिए मुख्तसर करके। लेकिन जब आप सारा काम कर चुके हैं तो उसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा नज़र दौड़ाएं, सारा उसको दोबारा रीड आउट करें कि उसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट आपने देखे थे कि ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर है, तो आपकी समरी के अंदर भी ओरिजिनल लुक आनी चाहिए, पता चले कि हूबहू ये आपका वही पैसेज है, ठीक है। लेकिन इसमें लाइंस कम होनी चाहिए, वर्ड्स कम होने चाहिए। उम्मीद है कि आज ये जो कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग हमें समझ आई, इससे हमारे 10 नंबर एग्जाम्स के अंदर सेव हो गए होंगे। और वैसे भी आप लोगों को ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर जगह पे कॉम्प्रिहेंशन की ज़रूरत होती है। आप अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं तो आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ इसको मैं कैसे रीड आउट करूँ और मुझे इससे कैसे समझ आएगी कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है। कोई आपसे पूछे कि आपने ये सुना था, आपको क्या समझ आया, तो आपको उनका अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।